हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज को अच्छे से कर रहे होंगे और आप साथ के साथ मेरे लेक्चर्स भी फॉलो कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सीक्वेंस और सीरीज के बारे में कि वो क्या होते हैं। ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। फिर हम जो अब एग्जाम में पूछा जाता है हमसे वो एपी और जीपी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। तो आज का जो लेक्चर होगा वो मेनली फोकस करेगा हमारा एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या बोलिए इसे अर्थमेटिक सीक्वेंस। उसकी जनरल टर्म कैसी होती है, उस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, उससे जो सीरीज बनती है उस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं। फिर लास्ट में हम देखेंगे एएम अर्थमेटिक मीन के बारे में। फिर हम काफी सारे क्वेश्चंस साथ के साथ करते जाएंगे जिससे कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं। तो चलिए, सीक्वेंस और सीरीज में क्या फर्क होता है। अगर मान लीजिए आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स हैं आपके पास, एलिमेंट्स हैं, आपने वो किसी एक ऑर्डर में रखना शुरू कर दिया। तो मान लीजिए पहला एलिमेंट रख दिया आपने दूसरा रख दिया, तीसरा रख दिया, ऐसे आप रखते गए। अब दो केस हो सकते हैं, या तो आपके पास एलिमेंट खत्म हो जाए, किसी एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो कि आपके पास एन नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं जो कि रखते रखते खत्म हो जाए, या ये हो सकता है कि एलिमेंट्स चलते ही जाएं, चलते ही जाएं, चलते ही जाएं, चलते ही जाएं। मतलब आपके पास एलिमेंट्स आए जा रहे हैं और आप उन्हें रखते जा रहे हैं। तो ये जो ऑर्डर बना है हमारा, ये जो ऑर्डर बना है, इसको हम बोल देंगे फाइनाइट सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि इसमें फाइनाइट टर्म्स हैं। ओके, और इसे बोल देंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि इसके पास टर्म्स एलिमेंट्स आते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं ऑर्डर को हम बोलते हैं सीक्वेंस। एक को फाइनाइट, एक को इनफाइनाइट सीक्वेंस। समझ में आया ये? अब ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ये जो A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ऐसे करके AN है, या और भी हैं अगर आगे, तो इनको हम बोलते हैं टर्म्स। ओके, ये मान लीजिए क्या है, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, हमारी सेकंड टर्म है। मतलब फर्स्ट पोजीशन की टर्म सेकंड पोजीशन पे क्या एलिमेंट है, ये थर्ड पोजीशन, और ये क्या है, nth पोजीशन। ओके, ये तो हमारी हो गई टर्म, ये हो गई सीक्वेंस की बात। ठीक है, ये तो हो गई हमारी सीक्वेंस की बात। अब सीरीज क्या होता है? सीरीज भी बहुत सिंपल है। सीरीज क्या है, जो अभी हमने ऊपर टर्म्स देखी, A1, A2, A3, ये जो टर्म्स हैं A1, A2, A3 ... AN, ये जो टर्म्स हैं, अगर मैं इन टर्म्स को जोड़ दूं, अगर मेरे पास फाइनाइट टर्म्स हैं तो फाइनाइट टर्म्स को जोड़ दूंगा, सारी AN तक जोड़ दूंगा, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, फाइनाइट सीरीज कहलाएगा। ओके बच्चों, तो ये कहलाएगा फाइनाइट सीरीज। अगर मैं टर्म्स को, सीक्वेंस की टर्म्स जब भी जोड़ी जाती हैं तो वो एक सीरीज बना देती हैं। तो या तो वो फाइनाइट होगी, या अगर इस केस से लिया जाए तो इस केस में क्या बनेगा, इनफाइनाइट सीरीज बनेगी। ओके, क्या सीरीज बनेगी, इनफाइनाइट सीरीज। ओके, अब ये कैसी दिखेगी, A1 प्लस A2 प्लस ... टिल AN होगा, nth टर्म होगा कोई, प्लस ... ये ऐसा चलता जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि क्या होता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस एक ऑर्डर्ड लिस्ट है नंबर्स की, जिसमें एक के बाद एक ऑर्डर के बाद दूसरा नंबर आता है, दूसरे के बाद तीसरा आता है, उन्हीं को हम सीक्वेंस बोलते हैं। और उनकी जो एलिमेंट्स हैं, जो हमने ऑर्डर्ड लिस्ट में जो नंबर्स डाले हैं, उनको हम टर्म बोलते हैं। एग्जांपल ले लीजिए, अगर किसी के पास अगर 1 है, मान लीजिए एलिमेंट 1, अगर मैं 1 को बार बार लिखते जाऊं, अगर मैंने 3-4 बार लिख दिया तो ये एक फाइनाइट सीक्वेंस हो गई। अगर मैं लिखता ही जा रहा हूं, कभी रुकूं ही ना अपनी जिंदगी में, या मेरे बाद और भी कोई लिखता जाए, फिर उसके बाद कोई और लिखता जाए, तो ये क्या कहलाएगी, मेरी इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगी। ओके, इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब ऐसे ही सीरीज क्या कहलाएगी, इसी एग्जांपल से समझें तो सीरीज क्या होगी, उन एलिमेंट्स, उन टर्म्स का सम होगा। ठीक है, तो अगर फाइनाइट, जैसा कि मैंने फाइनाइट सीक्वेंस थी 4 टर्म्स की, अगर मैं इसे ऐड कर दूं तो ये मेरी फाइनाइट सीरीज बन गई, जिसका आंसर 4 है। अगर ये 1 1 1 हमेशा चलता ही जाए, तो ये मेरी कैसी सीरीज कहलाएगी, इनफाइनाइट सीरीज कहलाएगी। तो आई होप आपको एग्जाम्पल के जरिए समझ में आया हो। डेफिनेशन देखिए आपने,
तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल देखते हैं। और हमसे बोला गया है कि हमें एक सीक्वेंस बनानी है जिसकी हमें n टर्म दे रखे, nth टर्म दे रखे। nth टर्म क्या है? 2n। अब nth टर्म का क्या मतलब होता है? n पोजीशन वाली टर्म। अब सीक्वेंस है, सीक्वेंस पहली पोजीशन से तो शुरू होगी, तो n को हम क्या लेंगे? सबसे पहले 1 लेंगे, तो 2 की पावर 1 क्या हो गया? 1। ये तो पहली पोजीशन का नंबर है। दूसरी पोजीशन का क्या नंबर होगा? 2 की पावर 2 जो कि होगा 4। 2 की पावर 3 क्या होगा? मेरा थर्ड पोजीशन का नंबर जो कि होगा 8। तो मेरी जो सीक्वेंस बनेगी वो क्या बनेगी? 2 4 8। ऐसे ये सीक्वेंस क्या करेगी? चलती जाएगी। क्यों चलती जाएगी? क्योंकि मेरे पास पोजीशन है, मतलब मैं n को तो कुछ भी ले सकता हूँ, 100 ले सकता हूँ, 1000 ले सकता हूँ, मैं कभी रुक ही नहीं सकता। n की मैं जो चाहे वो वैल्यू ले लूँ, ठीक है। तो ऐसे ये हमारी जो सीक्वेंस बनी है वो सीक्वेंस एक इनफाइनाइट सीक्वेंस बनी है। अगर इसी को मैं सीरीज में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये क्या बन जाएगा? 2 + 4 + 8 + 16 प्लस ऐसे ये चलता जाएगा, प्लस ये कोई 2n है प्लस, उसके बाद भी चलता ही रहेगा। तो समझे सीक्वेंस और सीरीज। आगे चलते हैं। अब आते हम जहां से क्वेश्चन आते हैं मेनली, वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस। ये क्या होता है? अब अर्थमेटिक सीक्वेंस, अब सीक्वेंस के बारे में हमने पढ़ा। सीक्वेंस क्या होता है? ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं। मान लीजिए A1 कोई नंबर होगा, A2 कोई नंबर होगा, ऐसे ये नंबर चलते जाएंगे, ठीक है। A3 होगा, A4 होगा, ऐसे ये चलते जाएंगे। AN होगा, उसके आगे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, वो डिपेंड करता है हमारी सीक्वेंस कैसी है, बड़ी है, इनफाइनाइट है या फाइनाइट है। तो अगर इस सीक्वेंस में से मैं कोई भी 2 कॉन्टिन्यूअस टर्म उठा लूं, लगातार आने वाली टर्म्स उठा लूं, मान लीजिए मैंने ये उठा ली, ठीक है, या फिर अगर मैंने ये वाली उठा ली A2 A3, तो जो आगे वाली टर्म है A3 माइनस जो पीछे वाली टर्म है, अगर मैं उसे माइनस करूं, ठीक है, अगर मैं उसे माइनस करूं तो जो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, जो एक कांस्टेंट नंबर आएगा, यहाँ पे एक नंबर आएगा, ठीक है, वो नंबर इक्वल होना चाहिए। अगर मैं कोई और दूसरा कोई भी लगातार आने वाले टर्म्स उठा लूं, मान लीजिए मैंने यहाँ an और an+1 उठा लिया, ये an है तो इसके आगे an+1 होगा, तो जो डिफरेंस होगा an+1 और an का, वो भी क्या आना चाहिए? सेम ही आना चाहिए। तो यही खासियत होती है अर्थमेटिक सीक्वेंस की। अगर मैं कोई भी मतलब कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स उठा लूं, लगातार आने वाली टर्म उठा लूं, ये उठा लूं, ये उठा लूं, ये उठा लूं, कोई भी आपकी नजर जिन 2 लगातार आने वाले टर्म्स पर पड़ी, आपने वो उठा ली और उनका डिफरेंस किया, बड़े से छोटे को माइनस किया, तो अगर उनका डिफरेंस कांस्टेंट रहे तो वैसे ही सीक्वेंस को हम बोलते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस। ओके, आगे चलते हैं। तो ये रही उसकी डेफिनेशन अर्थमेटिक सीक्वेंस की। ओके, कि हमारा जो डिफरेंस रहेगा कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, वो कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अब आपने सभी ने नेचुरल नंबर्स पढ़े होंगे, हम कैसे लिस्ट करते हैं नेचुरल नंबर्स को, बताइए। अगर आपने कभी नेचुरल नंबर्स को ध्यान से देखा हो तो उसमें एक यहाँ सीक्वेंस के मामले में एक खासियत होती है। वो कैसी खासियत होती है? वो खासियत होती है कि पहला तो वो एक सीक्वेंस होती है, मानते हैं आप कि वो एक सीक्वेंस है। क्यों एक सीक्वेंस है? क्योंकि वो हम उनको जब लिस्ट करते हैं, वो एक ऑर्डर लिस्ट है जिसके हम 1 लिखते हैं पहला, फिर 2 लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं, फिर 4 लिखते हैं, ऐसे लिखते जाते हैं। ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। फिर गौर से देखिए, अगर मैं इसमें से कोई भी 2 कॉन्टिन्यूअस टर्म उठा लूं, मान लीजिए ये उठा लिया या फिर ये उठा लिया, कोई भी उठा लिया, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा? बड़े से छोटा माइनस करूंगा तो हमेशा 1 ही आएगा। तो जो नेचुरल नंबर्स का जो सीक्वेंस बनती है वो कैसी होती है? एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, अर्थमेटिक सीक्वेंस होती है। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि नेचुरल नंबर्स जो सीक्वेंस बनाते हैं वो एक एपी बनाते हैं। ओके, अब
उसकी हम अब मान लीजिए अब जो जनरल टर्म दिखती है जो सीक्वेंस की, अर्थमेटिक सीक्वेंस की, वो कैसी दिखती है? अब हमारे पास सीक्वेंस है, सीक्वेंस का पहला टर्म होगा, किसी से शुरू होगा, मान लीजिए ए कोई एक नंबर है, ये कोई एक नंबर है। अब नेक्स्ट टर्म कैसा होना चाहिए? क्यों? हम जैसा कि हमने अभी देखा कि अगर मैं कोई भी दो टर्म्स उठा लूं तो मेरा जो बड़े से छोटा जब मैं डिफरेंस करूंगा तो मेरा क्या आना चाहिए? मेरा एक कांस्टेंट आना चाहिए। तो इसका दूसरा देखने का नजरिया ये है कि अगर मैं ए कोई भी नंबर से शुरू करूं, ठीक है, और कोई भी एक ये वाला नंबर ले लूं, डी मान लीजिए, दूसरा नंबर है कोई भी डी सॉरी, दूसरा नंबर है कोई भी डी। अगर मैं पहले ए लूं, ठीक है, अब दूसरी पोजीशन का जो नंबर है मैं उसको ए प्लस डी कर दूं, जो भी, ये भी मेरा कोई दूसरा नंबर था, ठीक है। अब क्या करूं? पिछले वाले में डी और ऐड कर दूं, ये क्या बन जाएगा? ए प्लस टू डी, यही बनेगा ना, ए प्लस टू डी। पिछले वाले में अगर मैं डी और ऐड कर दूं, फिर से मैं पिछले वाले में डी क्या कर दूं? और ऐड कर दूं, ऐसे ही करता जाऊं तो ये मेरी क्या बनेगी सीक्वेंस? ये मेरी एक एपी बनेगी। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी? अर्थमेटिक सीक्वेंस की, ठीक है। कि अगर अर्थमेटिक सीक्वेंस है कोई, मैं यहां मान के चल रहा हूं ये है, क्यों है? क्योंकि ये माइनस ये, मतलब इसका a प्लस डी माइनस ए करूंगा तो मेरा d आएगा। ऐसी में कोई भी दो टर्म उठा लूं तो मेरा हमेशा क्या आएगा? d ही आएगा। समझ में आया? तो ये तो रही बात रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है। अब ये मैंने एग्जांपल दिया ही था आपको नेचुरल नंबर्स का कि ये भी एक एपी बनाता है जिसका कॉमन डिफरेंस d, मतलब कॉमन डिफरेंस है। यहाँ d का मतलब क्या है? d का मतलब है कॉमन डिफरेंस, ओके, कॉमन डिफरेंस। अब नेचुरल नंबर्स में क्या कॉमन डिफरेंस होता है? क्या डी होता है? 1 होता है, क्योंकि 2 में से 1 गया तब भी 1 बचेगा, 3 में से 2 गया फिर भी 1 बचेगा, 4 में से 3 गया 1 बचेगा। कोई भी आप दो लगातार आने वाले टर्म्स उठा लीजिए, हमेशा 1 ही आंसर आएगा उनके डिफरेंस का। आगे देखते हैं, आगे है जनरल टर्म्स। अभी जैसे कि हमने एक रिप्रेजेंटेशन देखी जिसमें क्या था? पहला टर्म 1 था, पहला टर्म ए था, दूसरा कैसा है? डी, तीसरा ए प्लस टू डी। ऐसे करते करते अगर मैं nth टर्म पे जाऊंगा, nth टर्म को देखूंगा, आप देखिए पहले टर्म पे क्या हो रहा है? पहले टर्म पे ए है सिर्फ, दूसरे टर्म पे क्या हो रहा है? ए प्लस डी। कितने डी ऐड हो रहे हैं? एक डी ऐड हो रहा है, मतलब सेकंड पोजीशन पे, सेकंड टर्म पे मेरा एक डी ऐड हो रहा है। अगर थर्ड टर्म की बात करूं, थर्ड टर्म की बात करूं, थर्ड पोजीशन की बात करूं तो मेरे कितने डी ऐड हो रहे हैं? 2 डी ऐड हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अगर मैं n टर्म की, nth टर्म की बात करूं तो मेरे कितने डी ऐड हो रहे होंगे? एक कम डी ऐड हो रहा होगा। जो भी पोजीशन है, जो भी टर्म है, जो भी nth टर्म है, तो उसमें अगर मैं एक माइनस कर दूं तो, और उसका d से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? ये मेरी nth टर्म होगी। समझ में आया? जिससे हम कभी कभी हम लिखते हैं an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, या फिर कभी कभी tn से भी लिखते हैं a प्लस n माइनस 1d। ये चाहे an हो या tn, फॉर्मूला तो दोनों के लिए रहेगा सिमिलर। ये समझ में आया? देखते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करिए, मैं और एग्जांपल दूंगा जिससे कि आपको और क्लियर हो पाए। आगे बढ़ते हैं, ये जो कि मैंने बताया आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात आती है जो अभी हमने tn टर्म के बारे में पढ़ा, tn मतलब nth टर्म जो होगी सीक्वेंस की, एपी की, ओके, वो क्या होगी? वो हमने स्टार्टिंग से देखा था, स्टार्टिंग से ही तो देखा था कि हमारे पास पहला टर्म a है, दूसरा a प्लस डी है। ऐसे करते nth जो टर्म होगा a प्लस n माइनस 1d होगा,
इसके आगे भी हो सकती हैं। ठीक है, तो हमने कहाँ से काउंट करना शुरू किया था? यहाँ से 1 2 ऐसे करते करते ये nth टर्म आई थी हमारी, हमने आगे से काउंट करना शुरू किया था। अब अगर हमसे कोई बोले कि एंड से काउंट करना शुरू करो, अब जब एंड की बात आ गई तो जाहिर सी बात है हमें फाइनाइट टर्म दी हुई होगी, कोई फाइनाइट सीक्वेंस दी हुई होगी जिसमें कोई एक लास्ट टर्म होगा, क्योंकि एंड की बात करिए, एंड से आप कब गिनना शुरू करते हैं? जब उसका एंड हो। एंड है मतलब फाइनाइट सीक्वेंस है। अब मान लीजिए हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंस है, यही जो सीक्वेंस मान लीजिए फाइनाइट है, जिसमें कितनी टर्म्स हैं? टोटल जो इस सीक्वेंस में टर्म्स हैं, टोटल टर्म्स हमारी हैं n। ठीक है, अगर किसी ने बोला पीछे से फर्स्ट पोजीशन क्या है, ये मान लीजिए एंड पोजीशन, और ये मान लीजिए स्टार्ट से पोजीशन, स्टार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन एंड से वो क्या है? वो स्टार्ट से देखें तो nth पोजीशन है, nth टर्म है, nth टर्म है। सेकंड पोजीशन अगर मैं देखूं, सेकंड पोजीशन या सेकंड टर्म फ्रॉम एंड, वो क्या है? वो n-1 होगी, क्योंकि ये वाली जो टर्म है मेरी, ये वाली क्या है? ये है tn, ये क्या थी? t1, ये t2, ऐसे करते करते tn, इससे पिछली क्या होगी? tn-1, यही होगी ना, मतलब n-1 टर्म होगी, n-1 टर्म होगी। ठीक है, थर्ड टर्म क्या होगी एंड की? वो होगी थर्ड टर्म जो होगी वो क्या होगी? tn-2, यही होगी, या इसको ऐसे बोल दीजिए n-2, n-2 टर्म। ठीक है, ऐसे ही करते करते अगर मैं k तक जाऊंगा, kth टर्म देखूंगा एंड से, मैं क्या कर रहा हूं? पीछे से गिन रहा हूं kth टर्म। ठीक है, वो क्या होगी? तो आप एक चीज ध्यान से देखिए कि हम n लेंगे, उसमें से हम ये माइनस करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है, फिर हम क्या करेंगे? +1 कर देंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारे पास क्या है? n करेंगे, n में से मैं 2 माइनस करूंगा, फिर क्या करूंगा? +1, तो मेरा क्या ही निकल के आएगा? n-1, यही तो निकल के आएगा। तो यही जो लॉजिक है वही फॉलो हो रहा है कि हम n में से जो ये जो पोजीशन दे रखी होगी एंड में से, kth या यहाँ बोल देखिए तो थर्ड पोजीशन जैसे कि दे रखी है, फिर मैं उसमें एक ऐड कर दूं तो वो ही, अब ये जो निकल के आया ये मेरी स्टार्टिंग से देखने की टर्म निकल के आ गई। तो ऐसे ही अगर मैं जनरलाइज करूं तो kth टर्म फ्रॉम एंड से जब मैं गिन रहा हूं 1 2 3 करके, ऐसे kth टर्म बोल दिया कि लास्ट की 5वीं टर्म बताओ या 6ठी टर्म बताओ, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आप बोलेंगे n-k+1। अगर किसी ने बोला लास्ट की k को मान लीजिए 6, लास्ट की, ये हमसे क्या पूछा गया? लास्ट की 6th टर्म क्या है? तो वो बराबर होगी किसके? n-6+1, जिसका मतलब है n-5th टर्म के स्टार्टिंग से। अगर मैं स्टार्टिंग से गिनता जाऊं 1 2 3, तो मैं स्टार्टिंग से n-5th टर्म पे जब पहुंचूंगा तो वही टर्म क्या होगी मेरी? लास्ट की 6th टर्म। अब ये करने का क्या फायदा हुआ? ये करने का ये फायदा हुआ, जो हमारा tn जो है फॉर्मूला जो है, tn बोलिए या tk बोलिए, tk क्या है? a+k-1 इंटू d। ये जो फॉर्मूला है उसे हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? तो kth टर्म फ्रॉम एंड वो क्या होगी? kth, ये क्या है?tkth फ्रॉम एंड है, वो इक्वल है tn-k+1 फ्रॉम स्टार्ट से। अब इसका फॉर्मूला हमें पता है, ये क्या होगा? a+n-k+1 इंटू d। ओके, 1 से 1 कैंसिल हो गया, और क्या हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया? a+n-k इंटू d।
तो इसको याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखा आपने, अगर अब आपसे कोई भी पूछ ले कि 5वीं टर्म बताओ, 6ठी टर्म बताओ, या कोई भी kth टर्म बताओ एंड से, तो आप इस फॉर्मूले में लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? यही है जो मैंने बताया अभी, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया। mth टर्म अगर मैं एंड में से कोई भी निकाल रहा हूं, वो इक्वल होगी n माइनस m, मतलब ये जो होगा, और उसमें मैं क्या कर दूंगा, +1 कर दूंगा। तो ये जो टर्म आएगी उसे मैं फिर t, ये वाले स्टार्टिंग वाले जो फॉर्मूला है nth टर्म का, जो जनरल फॉर्मूला है, उसमें अप्लाई करूंगा, उससे मैं अपनी टर्म को निकाल सकता हूं। ओके, तो याद रखिए। अब आते हैं सीधा क्वेश्चन पे कि कैसे अप्लाई करते हैं चीजें और कैसे नहीं। अब क्वेश्चन ने कहा है हमसे कि मेरा 11 टाइम्स 11th टर्म, अब 11th टर्म मतलब T11 क्या होगी, ए क्या होती है हमारी, फर्स्ट टर्म होती है a प्लस 11 माइनस 1, जो कि क्या होगा 10d, 11 माइनस 1 जो कि हमारा बन जाएगा 10d। तो 11 इंटू T11 क्या होगा, a प्लस 10d। ठीक है, तो ये वाले का एक्सप्रेशन हमारा ये निकल के आया। अब बोल रहा है कि ये इक्वल होगा 9 टाइम्स 9th टर्म। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 9th टर्म क्या होगी मेरा, a प्लस 8d। ठीक है, तो ये मेरा एक सॉरी इक्वेशन निकल के आई। अब क्वेश्चन में बोला है 20th टर्म फाइंड करो, जो 20वीं टर्म होगी इस सीक्वेंस की, वो फाइंड करनी है। अब 20वीं टर्म क्या, इसका मतलब है T20, इसका मतलब है a प्लस 20 माइनस 1 मतलब 19d। अब इसे फाइंड करने के लिए मेरे पास a होना चाहिए और d होना चाहिए। अब देखते हैं क्या ये मेरा जो इक्वेशन बनी है, क्या ये क्या ये किसी तरह से मेरे को हेल्प करती है। देखते हैं कि कैसे हमारे पास ये जो इक्वेशन दी हुई है और हमारे पास ये जो वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें कि 2 वेरिएबल हैं और हमारे पास इक्वेशन एक ही है, क्या ये सॉल्व कर पाएगी या नहीं। चलिए देखते हैं। इसे मैं डायरेक्टली इवेल्युएट करूंगा, तो 11a 9a मेरा सिंप्लीफाई होके कितना बनेगा 2a। ओके, अब ये कितना है 110d। ओके, और माइनस 72d, ये कितना आएगा, ये आएगा इज इक्वल्स टू 0 38d। अगर मैं 2 कॉमन लूं तो a प्लस 19d इज इक्वल्स टू 0। अब इससे क्या मेरा निकल के आया कि a प्लस 19d जो होगा वो मेरा क्या होगा 0 होगा। तो देखा आपने कैसे अगर आप इसको इस तरीके से देखते कि मेरे पास 2 वेरिएबल हैं और इक्वेशन एक है तो सॉल्व नहीं हो पाएगी। लेकिन जो क्वेश्चन जो डिजाइन किया जाता है वो इसीलिए डिजाइन किया जाता है कि आपको फंसा सके, लेकिन इसमें फंसने वाली बात नहीं है। आप बस शुरू करिए तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। कभी मत हिचकिचाइए अपने आंसर को लाने में कि ये ऐसा नहीं हो सकता। आप सिर्फ करिए और अपनी कैलकुलेशन पे भरोसा रखिए जिससे कि आपको आपका आंसर मिल जाए। तो ये क्या है, मेरी T20th टर्म जो होगी T20 वो क्या होगी 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये फर्स्ट टर्म है मेरी A1 A2, ये मेरी nth टर्म है। मेरे पास 2 AP दी हुई है, एक ये और एक ये। अब इसमें बोला गया है कि जो मेरी पहली AP है उसकी फर्स्ट टर्म 2 है, मतलब 2 प्लस d, ऐसे मेरी 2 प्लस n-1d होगी। ये मेरी फर्स्ट AP होगी, फर्स्ट AP। ठीक है, अब सेकंड AP के बारे में अभी एक और हिंट दी है कि A10 3 होगा। इसे भी याद रखते हैं। A10 क्या है,
3 है। ठीक है, अब सेकंड एपी को देखते हैं। सेकंड एपी के बारे में बोला है कि a1 इंटू b1 1 है। इसका मतलब क्या है, a1 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1, b1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1, और a1 हमें दिया हुआ है 2, तो b1 क्या है, हाफ। तो जो फर्स्ट, जो हमारी सेकंड एपी होगी वो उसका फर्स्ट जो टर्म होगा वो हाफ होगा। ऐसे ही हाफ प्लस डी, ऐसे ही n तक ये जाएगा n-1 डी। ओके, इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं, काफी सिंपल सा हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें एक और चीज दी हुई है इसकी कि b10 जो होगा 1 अपॉन a10 होगा, और a10 है 3, तो b10 क्या हो गया, b10 हमारा हो गया 1 अपॉन 3। अब हमको a4 b4 निकालना है। a4 b4 का क्या मतलब है, a4 का मतलब है a प्लस 3d, ठीक है, और b4 का मतलब है हाफ प्लस 3d2। मान लीजिए पहली वाली जो ये जो AP है इसका जो कॉमन डिफरेंस है d1 है, 2 प्लस d1 d1, और सेकंड वाली का d2 है। ओके, कॉमन डिफरेंस है d2, जैसे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। दोनों अगर हमने dd ले लिए तो हम क्या मानेंगे इसका कि दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो d है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए मैं क्या मानूंगा, दोनों का एक का d1 मान लिया और एक का d2 कॉमन डिफरेंस मान लिया। ठीक है, तो मुझे ये फाइंड आउट करना है। अब देखिए कि मेरे पास दो इक्वेशन बन के आएंगी जिससे मैं d1 और d2 की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं और अपने आंसर को ला सकता हूं। देखते हैं कैसे। तो अब हमें ये तो गिवन है, दिया हुआ है। अगर इसको और गौर से देखें आप, जैसे कि मैंने बताया कि इसके बारे में क्या दिया हुआ था, इसके बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन तो दी हुई है। ओके, तो इससे क्या निकाल सकते हैं, इससे हम निकाल सकते हैं कि d1 हमारा 1/9 है। कैसे, क्या आप समझ पा रहे हैं कैसे? अगर समझ पा रहे हैं तो कमेंट करिए, देखना चाहता हूं किस किस ने इसको अच्छे से समझा। तो हमारे पास जो निकल के आया a1 जो हमारा फर्स्ट टर्म है, a10 का मतलब होता है a1 मीन्स 2 प्लस क्या होगा, 2 प्लस 9d। 2 प्लस 9d कितना है, ये क्या है, a10 है। a10 कितना है, 3 है। तो इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो d इक्वल्स टू 1/9 आया। d मतलब d1। ओके, तो क्या आया, d1 मेरा 1/9 आया। समझ गए कैसे आया, सिंपल। ठीक है, अब हम अपना हमें क्या फाइंड करना था, a4 b4, जिसमें से इसका क्या मतलब था, a1 हमको पता ही है, 3d1 हमको d1 भी पता चल गया। अब हमें इसे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे b1 था प्लस 3d2। अब हमें सिर्फ a4 b4 की वैल्यू के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड करने को रह गया, d2। तो सेम लॉजिक से, सेम मेथड से हम d2 को फाइंड करेंगे और अपने आंसर तक आएंगे। कैसे, देखते हैं। क्योंकि हमें इतनी इंफॉर्मेशन तो दे ही रखी थी जिससे कि हमने अपनी ये दो वैल्यूज निकाली। तो जैसे कि हमें a1 और a10 दिया था, हमने अपना d1 निकाला था, सेम हम यहाँ पे d2 निकालेंगे। कैसे, जो b10 है इसका मतलब है हाफ प्लस 3d2, सॉरी 9, हाफ प्लस 9d2 जो कि मेरा क्या होगा, 1/3 है। b10 यही तो है, b10 की वैल्यू यही तो है। b10 की वैल्यू क्या होती है, b1 प्लस 10 - 1 9, और जो कॉमन डिफरेंस होता है वो b1 मेरा हाफ दिया है। इसे सॉल्व करूंगा मैं, तो जो d2 निकल के आएगा वो आएगा मेरा 1/54। ओके, तो मेरे पास क्या क्या वैल्यू आई, d1 आया 1/9 और d2 आया -1/54।
ओके, ये रहा। अब सीधा सीधा मुझे क्या करना है, अपनी वैल्यू में पुट करनी है चीजें। तो A1 जो था हमारा, A1 था A2 और B1 था, A1 था A2, B1 था हाफ। ओके, ठीक है। तो A1 था 2 और B1 था हाफ। हमें चाहिए था A4 B4। हमारे पास D1 था 1/9 और D2 था -1/54। तो ये सारी वैल्यूज हैं हमारे पास। A4 B4 क्या है, A4 है 2 + 3 D1, 3 मतलब 1/9, जिसको मैं लिख सकता हूं 1/3। ओके, D2 क्या है, B4 क्या है, B4 है हाफ प्लस 3 × D2, D2 क्या है -1/54। अब इसका सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आपके पास होगा, जो कि क्या निकल के आएगा, 28/27। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम सीरीज के ऊपर। तो जो सीरीज है, अब जैसा कि सीरीज में मैंने बताया आपको, जो सीक्वेंस है उनकी टर्म्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास जो बन के आएगा वही क्या कहलाएगी, सीरीज कहलाएगी। तो हमारे पास एपी जो होती है वो कैसी दिखती है, a + d, a + 2d ऐसे करके दिखती है। अगर फाइनाइट टर्म है, कोई nth टर्म है nth, तो हम उसे ऐसे लिखते हैं। अब सीरीज बनानी है मुझे, मतलब ऐड करना है a + d प्लस a + 2d प्लस, ऐसे मैं ऐड करता जाऊंगा a + n-1d तक। हम यहाँ पर फाइनाइट सीक्वेंस को लेके एक फाइनाइट सीरीज बना रहे हैं। अब देखिए a कितनी बार आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखें 1 2 ऐसे करते करते n बार आ रहा है। ये कौन सी पोजीशन है, nth टर्म है, और सारे टर्म में हमारे पास a है, तो a कितनी बार हो गया, n बार ऐड हो रहा है। इसका मतलब na जो इस सीरीज का जो सम आया होगा उसमें na होगा प्लस, अब d, अब जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म बची वो क्या है, d, 2d। ऐसे करते करते हमारे पास कितनी बची, n-1d। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसमें से d कॉमन ले लूं, ठीक है, d क्या ले लूं, कॉमन, तो मेरे पास जो टर्म बचेगी वो क्या बचेगी, 1 + 2 + 3 + n-1। ये क्या है मेरे पास, अगर आपको याद हो 1 + 2 + 3 + n-1 क्या होता है, n-1 × n/2। तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, ओके, और यहां पर रख दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, d/2 × n/n-1। अब अगर मैं n/2 कॉमन ले लूं तो मेरा क्या आएगा, n/2 कॉमन, अंदर बचेगा 2a, उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद बचेगा n-1 × d। यही जो मेरा सम आया है अब निकल के, ये इसी के ऊपर क्या होते हैं, क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सीरीज ऑफ एन एपी, जिसका अगर मेरे पास कोई फाइनाइट एपी दे रखी है, उसकी अगर सम ढूंढना है मेरे को, तो वो क्या आएगा, n/2। n क्या है, जो nth टर्म होगी वहां तक जो हमें सम फाइंड करना है वो है n, यहाँ पे 2a + n-d। d क्या है, कॉमन डिफरेंस है हमारा। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं आप, वो कैसे, वो ऐसे कि अगर मैं 2a को a + a लिख दूं, a + a, ठीक है, a, और बाकी टर्म्स को ऐसे ही रहने दूं। ओके, तो अब आप देख सकते हैं
ये जो टर्म है ये क्या है, ये वाली, ये टर्म क्या है, ये वाली a प्लस n माइनस 1d, ये कौन सी टर्म है बताइए बच्चों, ये टर्म है tn, n टर्म है, या इसको बोल सकते हैं आप लास्ट टर्म। और a क्या थी हमारी, a थी हमारी फर्स्ट टर्म, a हमारी क्या थी, फर्स्ट टर्म। तो ये जो अगर सम को आप दूसरे तरीके से देखना चाहें, दूसरी तरीके से समझना चाहें, तो हमारा जो सम होगा वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस जो भी लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम कर दूं और n/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वही क्या होगा हमारा सीरीज ऑफ एन एपी का सम होगा। तो ये समझ में आया, आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर नहीं आया है तो प्लीज कमेंट करिए, मैं उस पॉइंट को और अच्छे से क्लियर करूंगा। ओके, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये वही है जो अभी मैंने बताया, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ किस चीज पर ध्यान देना है, ये जो लिखा हुआ है, ये जो सम है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो आप मेरे पीछे पीछे रिपीट करिए, जो सम होगा nth जो फाइनाइट जो एपी है, nth टर्म वाली जो एपी है, उसका क्या होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, या फिर n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जैसा क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, अब क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे अप्लाई होती हैं। ओके, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एपी दी हुई है। अब हर पॉइंट को क्वेश्चन में आपको हर पॉइंट को अच्छे से ध्यान देना है, अच्छे से समझना है। ये एपी हो गई। अब एपी किसकी है, नेचुरल नंबर्स की, मतलब a1 a2 जो भी ये जो मेरे नंबर्स होंगे वो कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, नेचुरल नंबर्स के सेट से। मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। मतलब मैं a1 a2 किसी में भी जीरो नहीं ले सकता, नेगेटिव नहीं ले सकता, फ्रैक्शन, रियल कुछ नहीं ले सकता, मैं सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ही ले सकता हूं। यहां तक समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। अब पहली 5 टर्म्स क्या होंगी मेरी, फर्स्ट 5 बोला है तो पहली a होती है, दूसरी क्या होती है टर्म a प्लस d होती है। ऐसे करके मेरे को कितनी टर्म तक जाना है, 5 टर्म तक जाना है। तो मैं ये ना लिख के सीधा सीधा सम वाला फॉर्मूला यूज करूंगा S5। ये क्या होगा, ये मेरा क्या होगा, ये होगा n/2 2 इंटू a मान लीजिए मेरी, ये क्या है, मेरी फर्स्ट टर्म है, 2a1 प्लस n-1, ओके, n-1 इंटू d। हमें ना तो a1 पता, ना n के बारे में पता, ना ही d के बारे में पता। कोई नहीं, हमें जो इंफॉर्मेशन दी है हम उससे करेंगे। तो ये तो हो गई हमारी S5, ठीक है। अब आते हैं हम जो आगे क्वेश्चन ने और हिंट दी हैं हमें उस पर। अब बोला गया है कि जो फर्स्ट 5 टर्म्स का जो सम है, फर्स्ट 9, अब फर्स्ट 9 टर्म्स का भी सम निकालो, फर्स्ट 9 टर्म्स। अब इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, तो SN9, मतलब मेरे को S5 अपॉन S9 जो दिया हुआ है वो 5/17 दिया हुआ है। तो S5 निकालिए, S9 निकालते हैं, n/2 आएगा, n/2 2 इंटू a1 प्लस ये क्या होगा 8, सॉरी ये होगा n तो मेरा दिया हुआ है, n जो है n मेरा है यहाँ पे 5, यहाँ क्या होगा 4। ओके, जैसा कि अभी आपने फॉर्मूले में देखा है, ये जो n है वही यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज हो रहा है।
ओके, तो निकालते हैं। S5 क्या था हमारा? S5 था 5/2 2A1 प्लस 4D। S9 क्या है? S9 है 9/2 प्लस 2A1 प्लस 8D। सेम सीक्वेंस है तो D तो कॉमन डिफरेंस तो D ही मैं लूंगा। इनका रेशियो करते हैं। इनका रेशियो क्या है? S/5। S9 क्या है मेरा? 5/17। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। 5 2A1 प्लस 4D इज इक्वल्स टू अपॉन 9 2A1 प्लस 8D 5/17। सिंपल। 5 से 5 कैंसिल। ओके, 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। और सिंप्लीफाई करेंगे तो 34A1 प्लस 17 टाइम्स 4D इज इक्वल्स टू 18A1 प्लस 72D। ओके, क्लियर। अब सारी टर्म को एक तरफ ले आते हैं तो क्या होगा? 16A1 प्लस 17 टाइम्स 4 कितना होता है? 8 2 68। तो जब ये कितना आएगा? 4D। तो यहां से मेरा क्या निकल के आया है? यहां से निकल के आया कि D जो होगा वो मेरा 4A1 होगा। D कितना होगा? 4 टाइम्स A1। इतना हमने निकाल लिया। ठीक है, आगे और इंफॉर्मेशन दी हुई है। अभी बोला गया है A5 हमारा क्या होगा? A5 A15 हमारा 110 और 120 के बीच में कोई भी एक नेचुरल नंबर होगा। अब A15 कैसा होता है? A15 होता है फर्स्ट टर्म प्लस 14 इंटू D, यही होता है ना। अब D के बारे में हमें पता है 4 टाइम्स A1 है, तो 4 टाइम्स A1 मतलब 14 इंटू 4 इंटू A1। ये क्या बन जाएगा? ये हमारा बनेगा 6 57 A1। ओके, ये जो टर्म बनेगी ये बनेगी 57 A1, जिसका ये क्या है? 15th टर्म है। और ये 15th टर्म जो होगी हमारी 110 और 120 के बीच की होगी। तो अब अगर देखें तो 57 A1 120 से छोटा होगा लेकिन 110 से बड़ा होगा। अब मैं दोनों तरफ 57 से डिवाइड कर दूं तो ये हो गया 57, ये भी क्या हो गया? 57। अब इसका जो आंसर आएगा, देखिए जहां तक मैं देख सकता हूं ये आएगा 1.1 ऐसा कुछ। ठीक है, और इसका जो आएगा वो अगर 57 2 कितना होता है? 120 से ज्यादा होता है, तो 2 तो आने से रहा, मतलब 2 से तो छोटा होगा, सॉरी 2 से बड़ा होगा। 57 इंटू 2 कितना होता है? 4 114। तो ये 2 पॉइंट समथिंग होगा। अब इससे मेरा क्या निकल के आया कि जो A1 है वो मेरा 1.1 और 2.1 के बीच का कोई एक नंबर है। अब कोई एक नंबर है, लेकिन कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है। अब 1 पॉइंट कुछ और 2 पॉइंट कुछ के बीच का मेरे को कोई एक नेचुरल नंबर बताइए, क्या होगा बच्चों? बहुत ही सिंपल है, उसके बीच का सिर्फ एक ही नेचुरल नंबर होता है, वो क्या है? 2। तो A1 जो आया मेरा वो 2 निकल के आया। इसका मतलब है D कितना हुआ मेरा? 8।
तो मैंने डी भी फाइंड कर लिया। अब क्या करूंगा, अब तो क्वेश्चन काफी सीधा सीधा हो गया। अब तो क्वेश्चन मेरे से कह रहा है अब तो मैं हो गया, अब तो आपको कुछ करना नहीं है, आपने तो जितना किया है उतना ही करना था। अब बस आप फॉर्मूला याद करिए और आंसर निकालिए। आंसर क्या है, अब क्वेश्चन में बोला था जो हमें फाइंड करना था सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स। फर्स्ट 10 नंबर्स मतलब फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या था, n/2 2a प्लस 9, सॉरी यहां हमारा क्या आता है n-1 जो कि क्या है 9d। तो हमारे पास n कितना है 10, 10/2 5, 2 into a मतलब 4, 9 into d मतलब 72। अब इसे सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो आपको क्वेश्चंस जो हैं काफी ध्यान से पढ़ने हैं और हर एक चीज को नोट करना है, क्योंकि वही चीज आपको कब हेल्पफुल साबित हो जाए पता नहीं। जैसे कि यहाँ ये वाला पॉइंट जो था नेचुरल नंबर्स वाला, वो कितना हेल्पफुल था जब मेरे को a1 की वैल्यू फाइंड करनी थी तब। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारी जो फर्स्ट टर्म है सीक्वेंस की वो है 8, सेकंड टर्म है फिर वो नहीं पता, थर्ड नहीं पता, मतलब हमें कॉमन डिफरेंस के बारे में अभी कुछ नहीं दे रखा। तो हमसे बोला गया है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स में सम हमें क्या दे रखा है 50 दे रखा है। ठीक है, और द सम ऑफ द लास्ट 4 टर्म्स इज 170। अब यहाँ पे लास्ट 4 टर्म्स के बारे में आ गई बात। तो लास्ट 4 टर्म्स जो होंगी वो क्या होती हैं, अगर फर्स्ट से देखें हैं तो लास्ट 4 टर्म्स होंगी हमारी, एक तो tn होगी, tn-1 होगी, tn-2 होगा और tn-3 होगा। और बाकी हमें tn's के फॉर्मूलेज पता ही हैं, तो हमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी अपने आंसर तक पहुंचने में। तो हमसे बोला गया है क्वेश्चन में कि हमें प्रोडक्ट ऑफ इट्स मिडिल 2 टर्म्स निकालना है। समझ में आया? मिडिल टर्म्स की हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। अब हमारे पास मिडिल टर्म से यहाँ मतलब है, अगर मेरे पास मान लीजिए 3 टर्म है, कोई एपी है, कोई फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म और 3 टर्म है, तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा, ये होगा। अगर और मान लीजिए t1 है, t2 है, ऐसे करते करते t5 तक आ गए, मतलब अभी मैं क्या ले रहा हूं, अभी मैं ऑड नंबर्स तक मैं क्या कर रहा हूं, अपनी सीक्वेंस के टर्म्स ले रहा हूं। तो इसमें क्या होगा, मिडिल टर्म इसमें होगी t3। ठीक है, तो आप देखिए कि जब ऑड नंबर्स होते हैं, जब ऑड टर्म्स होती हैं, तो मिडिल टर्म्स क्या होती है, जो n जो भी ऑड नंबर है +1 और डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो ये क्या आएगी, मिडिल टर्म आ जाएगी। अगर इवन होता है तो इवन के लिए क्या आती है, बहुत ही सिंपल है। जब इवन होगा, मान लीजिए सिर्फ 2 ही टर्म है, तो इसमें तो यही दोनों मिडिल टर्म कहला जाएंगी, क्या ही जा रहा है। अगर ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ 6 होता, t6, तब क्या होता, तो मेरा तब मेरा मिडिल टर्म्स क्या हो कहलाती, तब मेरी मिडिल टर्म्स होती, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 5, 6, तो ये 2 जो हैं ये मेरी मिडिल टर्म्स होती। कैसे, तो जो भी इवन है उसे मैं 2 से डिवाइड करता और +1 कर देता। ये जो आई हैं वो कितनी है, 2 आई हैं, तो मेरी 2 मिडिल टर्म आती हैं जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि इवन वाला केस है या ऑड वाला केस है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूले को यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। अब ठीक है, हमें क्वेश्चन में हमने सम से क्या निकाला, 4a + 60। क्यों ये आएगा, क्योंकि हमारे सम ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स ऑफ AP, तो क्या है, एक a होता है, a + d, a + 2d और a + 3d। तो कितने a हैं, 4a हैं, और d कितने हैं, 6 d's हैं। ओके, ये क्लियर हुआ। ठीक है, इसके आगे हमारा d3 आ गया। अब वो कैसे है, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू भी हमें क्या दे रखी है, 8 दे रखी है। आप क्वेश्चन में अगर जाएं
तो a की वैल्यू क्या है, 8 है। ओके, a 8 है तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि d 3 होगा हमारा। सिंपल, आगे चलते हैं। अब लास्ट 4 टर्म्स क्या थी, tn प्लस 3, tn माइनस 3, tn माइनस 3, tn माइनस 2, tn माइनस 1 एंड tn। ये मेरी लास्ट 4 टर्म्स है। इसमें क्या होता है, a प्लस n माइनस 4d, a प्लस n माइनस 5, रुकिए tn से चलते हैं। tn में क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। ओके, tn माइनस में क्या होता है, a प्लस n माइनस 2d। ओके, ऐसे करके a प्लस n माइनस 3d एंड a प्लस n माइनस 4d, ये होता है। ओके, अब कितने a हैं, 4a हैं। अगर d कॉमन ले लूं तो मेरे 4n बचेंगे। 4a प्लस d कॉमन, 4n माइनस कितना है ये, 3, 7, 7, 9, 10, माइनस 10। तो ये मेरा नेक्स्ट वो बन जाएगा टर्म, और इसका मेरे को सम 170 दे रखा था। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें कुछ वैल्यूज पहले से ही पता है, a के बारे में पता है, a 8 है, उसे अप्लाई करेंगे और वैल्यू हमारी क्या आएगी, और बाकी हमने पीछे वैल्यू निकाली ही थी, उसे पुट करने पर क्या आएगा, n 14 आएगा। कैसे, a 8 है, 170 माइनस 32, ओके, 170 माइनस 32, 4n माइनस 10। d की वैल्यू क्या थी बच्चों, d की वैल्यू क्या थी, याद करिए, d की वैल्यू 3 थी, यही थी ना, देखिए d की वैल्यू क्या थी, 3 थी। ओके, तो d की वैल्यू हमारी 3 थी, तो ये क्या हुआ, 170 माइनस 38 बाय 3 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 4n आएगा, जो कि क्या है, अगर इसे इवेल्युएट करूं तो मेरा कितना आएगा, बोलिए, ये होगी 32। ओके, जो कि 138 आएगा डिवाइडेड बाय 3 प्लस कितना होगा, 10 इज इक्वल्स टू 4n। अब ये कितना होगा, 168 बाय 4 इज इक्वल्स टू n, ये कितना होगा, रुकिए, मैंने कहीं थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक की है, चलिए अच्छे से करते हैं, दोबारा से करते हैं। तो 4 इंटू a कितना होगा, 32, क्योंकि a कितना है, 8 है। ओके, a क्या है, 8 है, प्लस 4n माइनस इंटू 3 इक्वल्स टू 170। अब 32 हम राइट साइड में ले जाएंगे, माइनस 32, हमारे पास क्या आएगा, 138 आना चाहिए, ठीक है। ओके, अब हमने क्या किया, 3 को इधर आ गया रेसिप्रोकल होकर, ये कितना होता है, ये होता है 46। सो हमारा कितना है, 56, और n हमारा कितना आएगा 14, ठीक है। तो शायद मैंने वहां पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की थी, इसलिए गलत आंसर आ रहा था, बट अभी हमने स्टेप वाइज किया तो सही आ गया। तो अपनी कैलकुलेशन का खासकर ध्यान रखें कि कहीं गलती हो गई तो मार्क्स लूज हो सकते हैं। ओके, तो ये n14 आ गया, n क्या आ गया हमारा, E1 आ गया। E1 में क्या होता है, अब मुझे मिडिल टर्म फाइंड करनी है, तो मिडिल टर्म क्या होंगी, n जब E1 होता है, एक तो होगी
डिवाइड बाई 2 जो कि कितना होता है 7, और दूसरी फिर टर्म क्या होगी इसमें ऐड कर दूं तो मतलब T7 और T8 क्या है मेरी 2 मिडिल टर्म्स हैं। ओके ठीक है 7th and 8th। अब सीधा मेरे को A क्या दिया है 8 दिया है और D क्या है 3। मैं वैल्यू पुट करूंगा और मेरा आंसर मेरे पास होगा। ठीक है तो ये समझ में आया आपको? कमेंट करिए अगर नहीं आया समझ में तो मैं दोबारा समझाऊंगा। ओके तो बताइए जल्दी कमेंट करके। ओके आगे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं एक और प्रॉब्लम की ओर। अब इस प्रॉब्लम में क्या है, इस प्रॉब्लम में कहा गया है कि अगर मेरे पास एपी है और उसका 4 जो मेरे क्या दिए हैं टर्म्स, 4 नंबर्स का सम जो है वो 50 है और उसमें से ग्रेटेस्ट जो नंबर है वो क्या है लीस्ट जो सबसे छोटा है उसका 4 गुना है। अब एपी है, एपी के 4 नंबर ले लेते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। एक तो कहा है ग्रेटेस्ट जो है वो क्या है छोटे का 4 गुना है। अब यहाँ ग्रेटेस्ट ये होगा और स्मॉलेस्ट ये क्या है ग्रेटेस्ट है, ये क्या है स्मॉलेस्ट है। हमने क्या किया कि ग्रेटेस्ट जो है वो इक्वल है 4a के। यहां से हमें क्या निकल के आएगा 3d इज इक्वल्स टू 3a, मतलब a इज इक्वल्स टू d। ये निकल के आया सिंपल। ठीक है अब सम ऑफ 4 नंबर्स इन AP ये क्या होगा सम ऑफ 4 नंबर्स, मतलब इनका मैं सम करूंगा। ठीक है इनका मैं क्या करूंगा सम करूंगा तो कितना आएगा 4a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 50, मतलब a 2a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 25। यही आएगा ना इक्वल्स टू 25 और a और d दोनों इक्वल है। हमें यहां दिया क्या है a और d इक्वल है तो यहां से क्या आएगा 5d इज इक्वल्स टू 25। इसका मतलब है d क्या आ गया मेरा 5 आ गया, d और a क्या है मेरे 5 है। तो मेरी जो टर्म होगी वो क्या होगी 5, 10 और 15 और 20 यही होगी। ठीक है तो आया आपको समझ में ये क्वेश्चन? काफी इजी था, काफी जल्दी हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो बिना किसी दिक्कत के। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें सम फाइंड करना है फर्स्ट 19th टर्म का और वो एपी की। ठीक है अब हम फॉर्मूला हमारा क्या था S19 हमें फाइंड करना है तो 19/2 2 टाइम्स ए मान लीजिए हमारी फर्स्ट टर्म है। ओके प्लस n-1 मीन्स 18 इंटू डी डिफरेंस होगा। ये हमारा क्या है फॉर्मूला है। अब हमें क्या दिया है A4 क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस 3d प्लस A8 क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस 7d, ये क्या होता है 11d और ये क्या होता है 15d। 4 टाइम्स A सिंपल, 3 प्लस 7 10 सिंपल, 10 प्लस 11 21 और 15 कितना होगा बच्चों 21 और 15 होगा बोलो 36। बिल्कुल सही। ओके तो अब आते हैं हम इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा a प्लस 9d 5 56। तो हमारे पास a प्लस 9d कितना आया 56 आ गया। अगर आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें तो अगर मैं 2 कॉमन लूँ इस टर्म में से तो मेरा क्या आएगा 19 a प्लस 9d और a प्लस 9d कितना है 56। तो जब मैं इसका प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा मेरा सम आ जाएगा जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था।
समझ में आया बच्चों? आई होप ये भी आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पॉइंट को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और समझाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम्स क्या है? ये प्रॉब्लम्स कह रही है कि सम ऑफ 40 टर्म्स मेरे को 102 m दिया हुआ है। वहां m क्या है? मेरा इंटीजर है। और मेरी टर्म्स क्या है? ये रही। ये कहां तक ऐड हो रही है? टिल 40th टर्म तक ऐड हो रही है। जितना भी मेरा 40 टर्म है, क्वेश्चन में m फाइंड कराया गया है। अब ये क्वेश्चन है, आपने अभी एपी पढ़ी, अब आप देखेंगे कि ये कहीं एपी का क्वेश्चन होगा। आप देखेंगे इसका इससे माइनस करूं 1, इसका इससे माइनस करूं 4, ओके, इसका -1, इसका 4, 1, 4, 1। तो ये तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन ये एपी नहीं है। 1 4 1 4 पैटर्न है, लेकिन ये एक एपी नहीं बन पा रही। तो लेकिन क्वेश्चन तो मैंने एपी में डाला हुआ है, इसका मतलब कुछ तो चक्कर है। तो उसी चक्कर को आपको समझना है। तो इस चक्कर को समझने के लिए जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो तो आप क्या करिए, पेयर बनाने की कोशिश करिए जिससे कि एपी बन जाए। अब यहाँ पे हम जोड़े बनाएंगे, हम क्या खेलेंगे? जोड़ा बनाने का खेल खेलेंगे। अब वो कैसे बनाते हैं? इस क्वेश्चन में अगर मैं 3 4 को जोड़ा बना दूं, 8 9 13 14 ऐसे करके जोड़े बनाते जाऊं, तो मेरे पास क्या आएगा? 7। ये कितना आएगा? 17। ये प्लस हो रहा है। ये कितना आएगा? 27। ऐसे करके मेरे पास 37 टिल कहां तक जाएगा? क्योंकि मेरे पास 40 टर्म है और मैंने 2 के जोड़े बना दिए, तो मेरे पास कितने जोड़े बन के, मतलब अगर मेरे पास 40 लोग हैं, मतलब 40 लोग हैं जिसमें से आधी मैंने क्या किए? जोड़े बना दिए, 2 के जोड़े बना दिए। मतलब मैं शादी करवा रहा हूँ, 40 लोग हैं मिला के, लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, तो मैं कितने जोड़े बना पाऊंगा? कितनी शादियां करवा पाऊंगा एक बार में? 20। तो ये कहां तक जाएगा? टिल 20th टर्म। ओके, ये 20 टर्म तक जाएगा। तो अब देखिए, अब अगर आप देखें तो इसका मैं माइनस करूं तो ये 10 आएगा, इसका करूं तब भी 10 आएगा, इसका करूं फिर भी 10 ही आएगा। अब ये क्या है? मेरी ए पी है। यहाँ पे अब मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूं S20, जो कि क्या होता है? n/2, n मतलब 20, 20/2 10, 2 into a 14 प्लस 19 into d, ये जो कि होगा ये। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? 1। ओके, तो 4 0 2, जो कि क्या है? 2040। सिंपल, 2040। अब मेरे को ये दिया हुआ है कि S20 क्या है? सम ऑफ 40 टर्म्स क्या है? ये जो 2040 आया है, ये क्या है? ये है 102 का 102 m के इक्वल। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं, यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? m की वैल्यू। m मेरा क्या होगा? 2040/102। इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो ये 20 होगा। ओके, तो समझ में आया ये क्वेश्चन? कि ये क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो मेनली एपी से ही होता है क्वेश्चन, लेकिन उसे ऐसा दिखाया जाता है, ऐसा डिजाइन किया जाता है कि आप उस एपी को सर्च करने में ही अपना सारा टाइम खो दें। तो आप पेयर्स बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन में, ये कोशिश करेंगे कि हाँ, मैं इस क्वेश्चन में पेयर बनाने से एपी मिल रही है, तो आप अपने क्वेश्चन को चुटकियों में कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि मेरे पास एक नंबर है 69।
अब मुझे 69 को 3 नंबर्स में तोड़ना है कि वो 3 नंबर्स मेरे एपी में होने चाहिए, एपी में होने चाहिए, और क्या होना चाहिए कि जो दो, अब क्योंकि 3 नंबर हैं, एक ए है, एक ए प्लस डी है, एक ए प्लस 2d है, ठीक है। अब इनमें से दो जो नंबर हैं स्मॉलर नंबर, स्मॉल कौन से होंगे, एक ये है एक ये है, उनका प्रोडक्ट 483 होना चाहिए। सिंपल। तो कितना आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोई बता सकता है? बहुत ही सिंपल। अगर मेरे को 69 को 3 नंबरों में तोड़ना है तो मेरे 3 नंबर्स अगर मैं जोड़ूंगा जो कि क्या है 3a प्लस 3d, मेरा क्या आना चाहिए 69 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो a प्लस d मेरा 23 आना चाहिए। सिंपल। a प्लस d मेरा क्या आना चाहिए 23 आना चाहिए। या आप दूसरे वे से भी देख सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट टर्म को a माइनस डी, सेकेंड को a और a प्लस डी ले लूं, तो ये वाली जो अप्रोच है ये क्या करती है, क्वेश्चन को फास्ट बना देती है। अगर अभी जैसे मैंने बताया आपकी जनरल अप्रोच वहीं लगती कि a लो, a प्लस डी लो, a प्लस 3d लो, फिर आप क्या करते, उसको सॉल्व तो कर लेते लेकिन क्या करते, टाइम ले जाते। तो यही मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन से। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा टर्म्स को a माइनस, अगर 3 टर्म्स है तो a माइनस डी, a और a प्लस डी लें। क्यों करते हैं ऐसा? जब आप इनका सम करेंगे, जैसे अभी आपने सम किया था तो a प्लस डी दोनों हमारे क्या थे, वेरिएबल्स आ गए थे, a भी आ गया था, d भी आ गया था, और यहाँ एक कांस्टेंट था। फिर उसको सॉल्व करने में दिक्कत थी, लेकिन यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, d सारे कैंसिल हो जाएंगे, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 69, और तो a क्या आ जाएगा मेरा, a क्या आ जाएगा 23। सिंपल। तो यहाँ ये देखा, यहाँ और वहां में फर्क क्या है, सिर्फ चूज करने का फर्क है। कहाँ उसी स्टेप में मैंने a की वैल्यू बता दी, कहाँ पीछे मैं a की वैल्यू बता के फिर d की फाइंड करता, ठीक है। तो यहाँ से मेरा ये पता चल गया कि ये जो मिडिल टर्म होगा, जो मेरा सेकंड टर्म होगा, सेकंड छोटा टर्म होगा, वो क्या होगा। हेलो दीपक वर्मा, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? अच्छा लग रहा है आपको मेरा लेक्चर? आपको यहाँ ये समझ में आया, ये जो 3 टर्म्स हैं ये क्यों ऐसे लिए हैं मैंने, a माइनस डी, a और a प्लस डी, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, इससे आपका टाइम सेव होगा। तो a मेरा 23 आ गया, बहुत सही। अब क्या है, मेरे को प्रोडक्ट क्या दे रखा है, 483 दे रखा है। ये मेरा सेकंड स्मॉलेस्ट था, ये मेरा a क्या था, मेरा फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। a माइनस डी था, a था, a प्लस डी था। अब क्या करेंगे, हमें a की वैल्यू पता है, तो हम क्या करेंगे, 23 टाइम्स 23 माइनस d इज इक्वल्स टू 483। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो 23 इज इक्वल्स टू 483 बाय 23। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दीपक वर्मा आप बताइए कि इसका क्या आंसर होगा, 483 बाय 23। बताइए, जल्दी से कमेंट करिए कि इसका 483 बाय 23 क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा 21। ओके, तो d हमारा यहां से क्या आया, d हमारा यहां से आएगा 2। तो मेरी जो 3 टर्म्स की जो AP बनेगी वो क्या बनेगी, 23 माइनस 2, 23 प्लस 2, जो कि क्या है 21, 23, 25। तो ये है मेरी AP, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में एक ही चीज थी कि अगर आपने
ये टर्म ले ली तो आपका टाइम होगा सेव, अगर नहीं ली तो आप एक्स्ट्रा टाइम देंगे जो कि आपको नहीं करना। यही आपसे क्वेश्चन करवाना चाह रहा था कि या तो आप टाइम बचाएं या आप टाइम गवाएं। तो सिंपल हमारे पास हमारी सीरीज आ गई 21, 23, सॉरी सीक्वेंस आ गई 21, 23 और 25। आगे देखते हैं। अब हम पहुंचे हैं अरिथमेटिक मीन पर। ओके, तो बहुत बढ़िया दीपक वर्मा, आपने आंसर बताया, लेकिन काफी लेट हो गए आप। कोई नहीं, बट अच्छा किया आपने, लेकिन यही गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी। अगर आप इतना लेट आंसर देंगे तो कैसे चलेगा? ओके, तो इस चीज का ध्यान रखिए आप। आगे देखते हैं हम अरिथमेटिक मीन के बारे में। तो अरिथमेटिक मीन का क्या मतलब है देखते हैं। अरिथमेटिक मीन से मतलब है अगर मेरे पास दो नंबर हैं ए और बी, ठीक है, दो नंबर हैं ए और बी, और मेरे से अरिथमेटिक मीन के बारे में पूछा गया है, तो वो होता है इन दोनों के सम का हाफ। हम पहले सम कर दूंगा, फिर क्या करेंगे, हम उसका हाफ कर देंगे। एक चीज का और ध्यान रखें कि ए और बी क्या होने चाहिए, एपी में होने चाहिए। जब हम एम की बात कर रहे हैं तो एम की कब बात करते हैं, जब एपी आता है। एपी आएगा, इसका मतलब ए बी किस में है, एपी में है। ये ध्यान रखिएगा, काफी ठीक है। आगे देखते हैं। अब मेरे पास n नंबर्स हैं, फिर क्या करेंगे, उसको कैसे फाइंड करेंगे? बहुत ही सिंपल, पहले दो थे तो a प्लस बी दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 कर दिया। अब आप क्या सोच रहे हैं कि यहाँ क्या करना चाहिए? हेलो सर्वेश कुमार, कैसे हैं आप? कमेंट करके बताइए। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो जो हमारे अगर n टर्म्स हैं तो क्या करेंगे, जब हमारे पास दो टर्म्स थे तो a प्लस बी बाई 2 कर दिया, तो हम इनका ऐड करेंगे और क्या हम 2 से डिवाइड करेंगे या जितने नंबर हैं उससे डिवाइड करेंगे? बताइए, कमेंट करिए जल्दी से। इतना देर करोगे तो बच्चों कैसे चलेगा? कोई नहीं, आगे हम n से करते हैं, ठीक है। यहां देर करो लेकिन एग्जाम में मत करना। तो हमारा am का फॉर्मूला होता है ये। आगे देखते हैं, ये हमारा एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये क्या है, ये हमारा am है दो नंबर्स के बीच का। सीधा सीधा क्या है, am दिया हुआ है, मतलब an प्लस bn बाय an माइनस 1 प्लस bn माइनस 1 इज इक्वल्स टू a प्लस b बाय 2 होगा। ओके, तो इसको बस मेरे को क्या करना है, अब n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली ऐसे और सिंप्लीफाई करते हैं, तो an प्लस bn मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू an प्लस an माइनस 1b प्लस b पावर n माइनस 1 प्लस bn। ओके, तो अगर an और bn राइट साइड में गए तो यहाँ से 2 रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे सिंगल a पावर n प्लस b पावर n बचेगा। अब क्या करेंगे, अब सबको हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे और an माइनस 1 मैं कॉमन कर लूंगा, a माइनस b बचेगा। ओके, और ये वाली टर्म को मैं राइट साइड ले जाऊंगा और फिर मैं b की पावर n माइनस 1 लूंगा, तो मेरे पास a माइनस b बचेगा। फिर से ये क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, वो क्या है कि a और b इक्वल हुए, मान लीजिए a और b इक्वल हैं, तो क्या होगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। ये जो है a माइनस b, ये तो 0 हो जाएगा, तो हम कैंसिल नहीं कर सकते, तब ये ट्रू है। तो हम बाय डिफॉल्ट ये मान रहे हैं कि a इक्वल्स टू b नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, तभी हम कोई राइट साइड से कोई लेफ्ट साइड को हम तभी हम डिवाइड कर सकते हैं जब हम इसे मान के चलें कि वो 0 नहीं है। तो अब जो हमारे पास टर्म बचेगी वो an माइनस 1 इक्वल्स टू bn माइनस 1 बचेगी, और हमें पता है
ए और बी इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब दोनों की पावर क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए, जिससे हमने निकाला कि n क्या आएगा, 1 आएगा। समझ में आया? तो ये एग्जांपल से देखा हमने, am के ऊपर था। आगे अब जो है मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स देना चाहता हूँ, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स देना चाहता हूँ। पहला ये नोट देखिए, ये नोट कहता है, ये नोट सम के ऊपर है कि अगर Sn दे रखा है, Sn, ठीक है, Sn क्या था, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये दूसरी फॉर्म थी, ठीक है। और मेरा Tn क्या होता है, अगर इसे इस फॉर्म में ना देखे आप ये भी देख सकते हैं कि T1 प्लस सम करते जाते हैं कितनी टर्म्स का, Tn टर्म्स का, ये होता है। और Sn-1 क्या होगा, T1 प्लस कहाँ तक सम करेंगे, Tn-1 टर्म्स का। अब क्या करेंगे हम, अब बोला गया है कि Sn-1 करूं तो मेरा क्या आएगा, देखिए बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। अगर देखें कि मैंने इस मैसेज को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहां से देखिए कि सारे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ का जो Tn- वाला टर्म होगा वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, Tn। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि मेरे पास Sn एक n टर्म तक सम है AP का, और Sn-1 n-1 टर्म तक सम है। जब उनका मैं डिफरेंस निकालूंगा, जब उनका मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा एक दूसरे से, तो मेरे पास क्या आएगा, Tn आएगा। ओके, अब ये आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं, प्लीज इन्हें ट्राई करिएगा, क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम बताएंगी कि आपने कितना इस लेक्चर से सीखा और कितना आपको और सीखने की जरूरत है। तो सर्वेश कुमार, हाँ, मैंने काफी क्वेश्चंस JEE 21-22 से लिए हैं, ये PYQs हैं। ओके, तो ये आप मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप इनको ट्राई करिए। तो पहला है कि if fifth term of AP is 17 and if fifth term कितनी है, 17 है, और 7वीं टर्म कितनी है, 15 है, तो हमको 22वीं टर्म निकालनी है। काफी सिंपल है, स्ट्रेट सीधा। अब ये क्वेश्चन में बोला गया है कि S1 जो है वो सम है फर्स्ट 2n नंबर्स का, S2 फर्स्ट 4n नंबर्स का। बात AP की ही हो रही है क्योंकि ये पूरा लेक्चर AP के ऊपर था। अब जब हम S2 माइनस S1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 1000। S2 माइनस S1 कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, 1000 आ गया। तो आप यहाँ एक चीज सोच सकते हैं, ये कुछ देख के याद आया, अभी जो मैंने नोट लिखवाया, आप हिंट दे रहा हूं मैं, आप यूज करिएगा। तो Sn-1 वाला, ठीक है। तो हमें क्या ढूंढना है, हमें सर्च करना है सम ऑफ फर्स्ट 6n टर्म्स। ओके, और हमारी AP ही चल रही है। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना। अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था 69 को 3 में डिवाइड करना था, सेम उसी लॉजिक पे बेस्ड होगा, लेकिन यहाँ पे भी आप ध्यान रखिए, वहाँ 3 था तो 3 को हमने ऐसे सीरीज, ऐसी सीक्वेंस बनाई थी AP के, वहाँ पे सम जो आया था वो D हमारा जो कॉमन डिफरेंस का वेरिएबल था वो एलिमिनेट हो गया था। तो हमें यहाँ भी क्या करना है, वैसा ही एक क्रिएट करना है कि हमारा कॉमन डिफरेंस एलिमिनेट हो जाए, जिससे कि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। ओके, तो 4 पार्ट में डिवाइड करना है सच दैट द रेशियो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम और मीन्स का क्या मतलब होता है, अगर A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है तो इसका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट ये जो है, मतलब A1 A4 बाय A2 A3 क्या दे रखा है, 7/15 दे रखा है। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई थिंक ये लास्ट है। तो इसमें पूछा गया, ये तो काफी सिंपल है, आप बहुत आसानी से कर लेंगे, कि कितने 3 डिजिट नंबर 6 से डिवाइड हो जाते हैं।
बहुत सिंपल है, काफी इजी है। तो ये थी आपके लिए 4 प्रॉब्लम्स। आई होप आप इन्हें ट्राई करें और आपने इस क्लास से कितना सीखा वो जाने, और कितना नहीं सीखा वो भी साथ की साथ जाने। तो सर्वेश कुमार, हाँ मैं रोज रोज क्लास नहीं लेता, लेकिन आप मेरा शेड्यूल देख सकते हैं। अगर मेरी जो भी अपकमिंग क्लास होगी वो फ्रूटर AI यूट्यूब चैनल है, मतलब ये जो आप जिस चैनल पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको मेरे अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स के बारे में पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा लेक्चर किस डेट को है और किस टॉपिक के ऊपर है। ठीक है, मेरे अलावा अनुज सर हैं, वो भी क्लास लेते हैं। ओके, तो आज की क्लास के लिए थैंक यू। आपने कुछ नया सीखा होगा, कुछ ट्रिक सीखी होंगी, कुछ क्या करना चाहिए, क्वेश्चन को कैसे टैकल करना चाहिए, कौन से स्टेप्स नहीं करने चाहिए, वो सब सीखा होगा। तो आज की जो लेक्चर है हमारा यहीं पे हम फिनिश करते हैं। ओके, अगर आपका कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन करिए। और तो गणेश मिश्रा का डाउट आया है, सर अगर आपको और लेक्चर्स चाहिए, क्योंकि 2 लेक्चर्स इसलिए ही थे क्योंकि हमको 45 डेज क्रैश कोर्स चलाना है, तो अब उसके लिए हमें 2 दिन ही देने पड़े। हाँ, मैं समझता हूँ कि वो PNC टॉपिक जो है काफ़ी इतने 2 लेक्चर्स में कवर नहीं हो पाया अच्छे से। अगर आप उस पर और चाहते हैं तो मैं आगे उस पर डिलीवर करने की वो प्रिपेयर करूंगा कि आपको वो लेक्चर दूं, एक्स्ट्रा सेशन लेने की कोशिश करूंगा। ओके, आई होप आप समझ रहे हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन और पॉइंट्स अच्छे लगे PNC में, तो आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं। सो थैंक यू आप सबका। हम कल मिलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के पार्ट 2 में। सो थैंक यू।